मुख्यमंत्री ने सुन्नी में गौसदन का किया उद्घाटन। 2.22 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है गौसदन का निर्माण। प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है 220 गौसदनों का संचालन। सोलन विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। शांति बाईपास रोड के कार्य को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कहा, बाईपास बनने से शहर में यातायात के रश से मिलेगी निजात। हिमाचल प्रदेश के मंडी में नाबालिगा ने दिया बच्चे को जन्म। नेपाली मूल की नाबालिगा के साथ अप्रैल में हुआ था दुष्कर्म। महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। और उपमंडल पद्धर के एक युवक को लगी भारी चपत। 20,000 के फोन के बदले युवक को 5,000 में मिले टूटी बैलेट, पर्स, फटे जूते। पार्सल में मिले सामान का युवक ने बनाया वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज को 24/7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में गौसदन का उद्घाटन किया। इस गौसदन का निर्माण 2.22 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में गौसदन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सड़कों पर घूम रही बेसहारा गायों को आश्रय देने और उनके लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 36,311 बेसहारा पशु हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस अवधि में प्रदेश के विभिन्न भागों में गौ अभयारण्य एवं गौ सदनों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 31.16 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 220 गौ सदनों का संचालन गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें से 127 गौ सदन हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग में पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में एक निजी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सरकार की सहायता के बिना कंपनी पीपीपी मोड पर प्रति गौ अभयारण्य लगभग 3,000 गायों को आश्रय प्रदान करेगी। 2,22,00,000 की लागत से ये गौसदन आपका सुन्नी में बन करके तैयार हुआ है। श्रद्धा का भाव और सेवा का भाव अगर समाज के बीच में अगर आज की तारीख में भी जागृत है, बचा है, तो हमको ऐसे पुण्य के काम में आगे बढ़कर के सहयोग देने के लिए आना चाहिए। और इसलिए मैं सुन्नी के सभी भाई और बहनों से भी इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस पुण्य के काम में आप भी जुड़े। सरकार की ओर से हमने व्यवस्था की है, जितने भी इस प्रकार के गौसदन में हमारी गाय होंगी उनके लिए 500 रुपए देने का प्रावधान ये भी हिमाचल प्रदेश की सरकार में पहली बार हुआ। आप सब लोग इस पवित्र कार्य में जुड़े हैं और इस पवित्र कार्य को हमको आने वाले समय में और तेज गति से आगे बढ़ाना है। सोलन की जनता को यातायात जाम से निजात दिलाने के लिए कछुए के चाल से बन रहे शांति बाईपास का कार्य काफी लंबे इंतजार के बाद पूर्ण होने को है। स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने विधानसभा तक इसकी आवाज उठाई थी। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का कर्नल धनीराम शांडिल द्वारा समय समय पर निरीक्षण भी किया गया, लेकिन वह स्वयं भी निर्माण कार्य की गति से परेशान हैं। आज एक बार फिर विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने शांति बाईपास रोड के कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि वर्ष 2017 में जब वह विधायक बनकर आए थे तो उनके मैनिफेस्टो में सबसे पहला काम शांति बाईपास का था। उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से इस कार्य में विलंब हुआ है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि मार्च के अंत तक यह बाईपास तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शांति बाईपास बनने से शहर में यातायात के रश से आम जनता को निजात मिलेगी। इसको बनाने में करीब 26 करोड़ की लागत आई है। हम आए हैं 2 या 3 बार, हम जो पहले भी देख चुके इस क्षेत्र को। ये लगभग अब हम समझते हैं कि फाइनल स्टेजेस पे है शांति बाईपास। ये ठीक है कि इसमें समय लगा है। मैं जानता हूँ 2012 के इलेक्शन के वक्त जब मैं पहली बार आया था तो ये मेरा मैनिफेस्टो पे पहला पॉइंट था। और ये बाईपास हमारी यहाँ की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसके खुलने से हमारे प्रेशर जो है वो सोलन पर जो हमारी यातायात का और दूसरी बड़ी वाहन का काफ़ी हल्का हो जाता है। 3 ज़िले सोलन, सिरमौर और शिमला के इस बड़े वाहनों को बाहर ले जाने में सहायक सिद्ध होंगे। इसीलिए
इसकी तरफ हमारा हमेशा ध्यान रहता है। डिपार्टमेंट ने भी बड़ा सराहनीय काम किया है। ये ठीक है कि किसी कारणों से ये थोड़ा बहुत पहले हैंड ओवर हो जाना चाहिए था, लेकिन कई बाधाएं होती हैं जो इस प्रकार के काम में, टेक्निकल डिटेल्स, सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स दे कीप अराइजिंग। इसलिए अभी मैंने एक्शन साहब से कहा है कि शायद ये स्लैब भी हमारा फरवरी के मध्य तक डल जाएगा, तो मार्च तकरीबन 31 तक हम सोच सकते हैं कि शायद ये जो हमारा कार्य है, जो एमटी बाईपास का, ये वो कार्य के लिए तैयार होगा। महेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को ज्वाली में बतौर एसडीएम कार्यभार संभाला और समस्त स्टाफ के साथ परिचय किया। एसडीएम महेंद्र प्रताप सिंह ने वर्ष 2019 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और काजा में बतौर एसडीएम कार्यभार संभाला। अब वह ज्वाली में बतौर एसडीएम कार्यभार संभालेंगे। महेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को ज्वाली में बतौर एसडीएम कार्यभार संभाल लिया है। महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 15 अगस्त 1983 को संधौल मंडी में हुआ। उनके पिता प्रताप सिंह सरकारी ठेकेदार हैं, जबकि माता शुक्ला देवी गृहिणी है। उनकी पत्नी का नाम हेमलता है, जबकि 2 बेटियां हैं। एक बेटी दूसरी कक्षा में पढ़ती है, जबकि दूसरी 2.5 साल की है। महेंद्र प्रताप सिंह की प्राइमरी शिक्षा नई पब्लिक मॉडल स्कूल संधौल से हुई, जबकि 10वीं और जमा 2 की पढ़ाई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दिल्ली से हुई। उसके बाद नेवी में सर्विस की, साथ ग्रेजुएशन की और उसके साथ ही यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और ट्रेनिंग के बाद काजा में बतौर एसडीएम ज्वाइन किया। 2 साल की सर्विस के बाद अब ज्वाली में बतौर एसडीएम ज्वाइन किया है। एसडीएम महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निपटारा करना और जनता को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वो लोगों के साथ बहुत मेरा कनेक्ट हुआ। लोगों की जो समस्याएं थी वो मेरी प्राथमिकता थी। कोई भी मेरे दफ्तर से कोई भी मेरी जो प्रॉब्लम लेके आता है उसके सोल्यूशन के लिए, उसकी समस्या का हल किया बिना जो है मेरे दफ्तर से नहीं आता। यही मेरी प्राथमिकता रहेगी कि लोगों के बीच में कनेक्ट बने, लोगों की समस्याओं का हल हो और लोग जो है वो खुश रहे। भले ही प्रदेश सरकार और उनके विधायक मंत्री सरकार की अनेकों योजनाओं को धरातल पर उतारने का दावा करते हैं और उनकी सरकार गरीबों को हितैषी समझती है, लेकिन इंदौरा विधायक की अपनी ही ग्राम पंचायत सूरजपुर की निवासी 80 वर्षीय विधवा श्रेष्ठा देवी अपने मकान की जर्जर हालत को लेकर कई सालों से परिवार सहित दर-दर की ठोकरें खा रही है। इंदौरा विधायक की अपनी ही ग्राम पंचायत सूरजपुर की निवासी 80 वर्षीय विधवा श्रेष्ठा देवी जर्जर मकान में रहने को विवश है। आज तक प्रशासन, पंचायत या कोई उच्च अधिकारी उनकी समस्या का निदान नहीं कर पाया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास इस कदर प्रगति पर है कि विधायक की अपनी ही पंचायत क्षेत्र की बुजुर्ग श्रेष्ठा देवी को मकान के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। श्रेष्ठा देवी ने बताया कि उनको परिवार को वर्ष 2012 से पंचायत द्वारा बीपीएल श्रेणी में रखा गया है, लेकिन पंचायत द्वारा आज तक उन्हें बीपीएल श्रेणी में आने वाली सुविधाओं से वंचित रखा है। उनको ना ही तो उज्जवल योजना के तहत कोई गैस कनेक्शन आवंटित किया गया और ना ही स्वच्छ योजना के तहत कोई शौचालय का लाभ मिल पाया। ऐसे में आप कह सकते हैं कि सरकारें सिर्फ अपनी हितैषी हैं या कि विकास करने और अपना प्रचार करने में जुटी हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और ही है। इस जो मकान है वो सारा ही कंडम हो चुका है और ये पूरा ही गिरने की स्थिति में है। तो इसकी समस्या हमने कई बार पंचायत में भी की है, तो अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमने विधायिका के पति से भी बात की थी, तो वो भी अभी तक कोई बार देखने नहीं आए। अच्छा, अब तक मतलब उनकी गृह पंचायत ही है जी, अपनी पंचायत है? जी जी, उनकी अपनी पंचायत। अभी तक आपकी उन्होंने कोई सूद नहीं ली है? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई सूद नहीं। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि आके एक बार हमारा घर देख लें और जो भी है, जो सुविधा है वो दी जाए हमें। भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान जोगिंदरनगर में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत औषधीय पौधों की उन्नत खेती को लेकर किसानों की 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। एसडीएम जोगिंदरनगर डॉक्टर विशाल शर्मा ने इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में ऊना और हमीरपुर जिलों से आए हुए 24 किसान औषधीय पौधों की उन्नत खेती को लेकर जानकारी हासिल कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान जोगिंदरनगर में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत औषधीय पौधों की उन्नत खेती को लेकर किसानों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
एसडीएम जोगिंदर नगर डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद अपने आप में एक संपूर्ण दवा है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति न केवल बीमारी को ही ठीक नहीं करती बल्कि बीमारी की जड़ तक पहुंचकर इसे पूर्ण तौर पर खत्म करने में महत्वपूर्ण कार्य करती है। उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एवं इससे जुड़ी औषधीय पौधों की खेती को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करने, कोरोना के इस कठिन समय में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के पास खाली पड़ी या फिर बंजर भूमि में औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने से न केवल बेकार पड़ी जमीन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित हो सकेगा बल्कि इससे किसानों की आर्थिकी को भी सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आयुष विभाग के माध्यम से किसानों के उत्थान के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी को धरातल तक ले जाने के लिए कार्य करने पर भी बल दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को औषधीय पौधों की खेती से जोड़ा जा सके। एसडीएम ने आयुष विभाग को सीधे किसानों से जुड़े अन्य विभागों जैसे कृषि, बागवानी, उद्योग और प्राकृतिक खेती के साथ व्यापक समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। किसानों को सही ज्ञान देंगे और अपनी योजनाओं को उनसे सही तरीके से उनको किसानों को जोड़ेंगे तो ये एक बड़ा अच्छा आय का साधन भी किसानों के लिए हो सकता है। जड़ी बूटियां हम सबको पता है कि हमारे ही पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में होती हैं और अगर हमने इनकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई है तो काफी अच्छे दामों पे बिकती भी है। तो चला है एक छोटे से ब्रेक का।